हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस किस तरह से डेमोक्रेटिक होते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में किस तरह से होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में किस तरह से होते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्शंस किस तरह से डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अक्सर जब इलेक्शंस होते हैं तब सुनते होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि वोटर लिस्ट में जो फॉल्स नेम्स हैं उनको इंक्लूड किया गया और जो जेन्युइन नेम्स हैं उनको हटा दिया गया। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को ऑफिशियल्स को रूलिंग पार्टी ने मिसयूज़ किया है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। और जो रिच या बिग पार्टीज़ हैं उन्होंने पैसे का मिसयूज़ किया है। ठीक है। और पोलिंग डे पर बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हुई हैं। ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स को पढ़ कर के बड़ा दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो इलेक्शन है वो नॉन डेमोक्रेटिक हो जाए। ठीक है। तो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी माल प्रैक्टिसेस के थ्रू इलेक्शन जीत नहीं सकती। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं या कुछ फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे राइट टू चूज़ करने का राइट होना चाहिए, या राइट टू वोट होना चाहिए पर्सन्स को। ठीक। 1 person 1 vote 1 value. 1 vote must be given by 1 person and its value must be 1. दूसरा है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, यानी कि कुछ चूज करने के लिए होना चाहिए, जिसमें इलेक्शन जो हैं वो फ्री होने चाहिए। ठीक है। और वोटर्स के लिए चॉइस भी होनी चाहिए। तीसरा, चॉइस कुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी जो वोटर्स की चॉइस है वो रेगुलर इंटरवल में मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। इलेक्शन जो है वो हर 5 साल के बाद होनी चाहिए, ताकि वोटर्स को हर 5 साल के बाद चॉइस मिल सके। जो कैंडिडेट्स को पीपल इलेक्ट करते हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं। ठीक है। और इलेक्शंस जो हैं वो वुमेन के लिए फ्री और फेयर होने चाहिए। क्लियर? तो जब ये चीज़ें होंगी तो इलेक्शंस हमारे जो हैं वो क्या होंगे? डेमोक्रेटिक होंगे। इसके लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है जिसको इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या नहीं ये डिपेंड करेगा कि इलेक्शंस को कंडक्ट कौन कर रहा है। ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूशन किस तरह का है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसके लिए इंडिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। ठीक। ये किसी के लिए आंसरेबल नहीं है या किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। इलेक्शन कमिश्नर जो है इसका हेड होता है और इसकी पावर्स क्या क्या हैं। देखिए, जुडिशरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये सेम पावर एंजॉय करता है जैसे जुडिशरी करती है। ठीक। जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होती है। जुडिशरी इज नॉट आंसरेबल टू एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन ही इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, यानी कि वो प्रेसिडेंट के अंडर में काम नहीं करता। ठीक है। और अगर इलेक्शन कमीशनर पर ये पाया जाता है कि वह काम ठीक से नहीं किया कर रहा है, तो उसको अपनी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए किया गया ताकि इलेक्शन कमिश्नर फ्रीली बिना किसी प्रेशर के काम कर सके। ठीक है। इलेक्शन कमीशन की पावर्स। इलेक्शन कमीशन डिसीजन ले सकता है किसके लिए कि इलेक्शन के को कंडक्ट करने और कंट्रोल के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट जो मैंने आपको बताया था, वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन उसको इम्प्लीमेंट करता है। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस दे सकता है जो उसे फॉलो करनी है। जब इलेक्शन ड्यूटी पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में काम करते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। ठीक है। और अगर इलेक्शन कमीशन ये देखता है या फील करता है कि कहीं पर इलेक्शन ठीक ढंग से नहीं हुए हैं, तो वह रीपोल के लिए ऑर्डर कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो के बारे में ये देखा गया है कि लास्ट 15 ईयर्स में इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स को अच्छी तरह से प्रॉपरली यूज़ किया है और उसको एक्सपेंड भी किया है। जब इलेक्शन ऑफिशियल्स जो है ये देख लेता है कि पोलिंग जो है वो फेयर नहीं हुई है कुछ बूथ पर या एंटायर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वह क्या करता है, रीपोल की परमिशन या ऑर्डर कर देता है। हालांकि रूलिंग पार्टी इसको कभी भी पसंद नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं उनको रूलिंग पार्टी पसंद नहीं करती, लेकिन उसे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ही करने हैं। ठीक। और अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होता तो रूलिंग पार्टी उसके ऑर्डर को कभी भी फॉलो नहीं करती। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में बहुत की रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ठीक। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब ये देखिए, क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस डिपेंड करेंगे कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब लोग एंथुसियास्टिकली यानी खुशी खुशी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि इलेक्शंस की क्वालिटी क्या है, या इलेक्शन किस क्वालिटी के अच्छे हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। आपने देखा होगा वोटर्स टर्नआउट फिगर्स। ठीक। आपके पेज नंबर 70 में, बुक के पेज नंबर 70 पर वोटर टर्नआउट्स की एक फिगर दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इंडिया में जो वोटर्स वोट करने के लिए आते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से कहीं कम है। ठीक है। हमने यहाँ पर यूके और इंडिया का वोटर टर्नआउट को कंपेयर किया है। ठीक है।
इंडिया में लोग पुअर हैं, इलिटरेट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो पुअर, इलिटरेट और अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो लार्ज प्रोपोर्शन में वोट देते हैं कंपैरेटिवली रिच और प्रिविलेज्ड क्लास के, ठीक है। ये जो है हमारे यहाँ इंडिया में इस तरह का ट्रेंड पाया जाता है कि जो गरीब लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, ये लोग ज़्यादा संख्या में वोट देते हैं। और पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग हैं वो इलेक्शन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, ठीक। वो क्या समझते हैं कि वो कहना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज पर केवल एक इलेक्शन ही उनके पास एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए जो उनके फेवर में हों। और वो ये भी समझते हैं कि उनका वोट जो है वो ये तय करेगा कि गवर्नमेंट किस तरह से कंट्री में काम करे, ये उनका वोट तय करेगा, ठीक है। और वोटर्स का इलेक्शन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि पिछले सालों में, पिछले जो ईयर्स में इलेक्शंस हुए हैं उसमें 1/3 वोटर्स जो हैं उन्होंने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। और उनमें से जो हाफ पीपल हैं, 1/2 जो लोग हैं वे एक या अदर पॉलिटिकल पार्टी से क्लोजली रिलेटेड पाए गए, ठीक। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 7 वोटर्स हैं उनमें से 1 वोटर जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है या है, ठीक है। ऐसा जो है वो पाया गया है, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम और इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि इलेक्शन किस तरह से डेमोक्रेटिक होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया, और वो है इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इंडिया में जितने भी इलेक्शंस हों उनको प्रॉपरली कंडक्ट कराए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करता, ठीक। और इलेक्शन के डेमोक्रेटिक होने में लोगों के पार्टिसिपेशन भी जो है वो काउंट करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। वोटर टर्नआउट जो है वो पुअर, इलिटरेट और अनएम्प्लॉयड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से ज़्यादा होते हैं। रिच और प्रिविलेज क्लास जो है वो के वोटर्स जो हैं वो ज़्यादातर वोट नहीं देते, ठीक है। और इससे एक हमने कंक्लूज़न निकाला कि कॉमन पीपल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करता है, किसमें? वोटिंग में, ठीक है। तो वोट देने में कॉमन पीपल जो है वो सबसे आगे रहता है। तो आई होप दैट ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। और अब हम इस लेसन का 1-2 टॉपिक्स और लेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, और लास्ट में पढ़ेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।